नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइन से। संसद के दोनों सदनों में जबरन धर्मांतरण पर गतिरोध। सत्र की आखिरी बैठक कल। आर्थिक सुधारों के एजेंडे पर संकट के बादल। जनता परिवार ने लगाया मोदी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप। केंद्र की नीतियों के खिलाफ आज जंतर मंतर पर 6 दलों ने दिया महाधरना। जम्मू कश्मीर और झारखंड विधानसभा में रिकॉर्ड मतदान के बाद अब निगाहें चुनाव नतीजों पर। वोटों की गिनती कल। राज्यसभा टीवी पर विशेष कवरेज। पंजाब में बादल सरकार के मंत्री पर इस्तीफे का दबाव। हवाला और ड्रग्स रैकेट केस में राजस्व मंत्री को ईडी का समन। विपक्षी दलों ने बीजेपी से भी मांगी सफाई। और दिल्ली में आज का दिन 5 साल में सबसे सर्द। 4.2 डिग्री पर पहुंचा पारा। 150 से ज्यादा ट्रेन लेट। विमान सेवाओं पर भी बुरा असर। और आइए देखते हैं हमारी पहली खबर। जबरन धर्मांतरण के मुद्दे पर विपक्ष के विरोध के वजह से छठे दिन भी राज्यसभा की कार्यवाही नहीं चल सकी। विपक्ष प्रधानमंत्री के जवाब की मांग पर कायम है, जबकि सरकार इसके लिए तैयार नहीं। मौजूदा सत्र में अब सिर्फ एक दिन बचा है और सरकार के आर्थिक एजेंडे से जुड़े कई अहम बिल लटकते दिख रहे हैं। राज्यसभा में बीते कई दिनों से यही तस्वीर नजर आ रही है। लगातार जबरन धर्मांतरण के मुद्दे पर विरोध कर रही विपक्षी पार्टियां सोमवार को भी अपने आक्रामक तेवर में नजर आईं। इसके साथ ही तमाम समाजवादी दलों ने काले धन की वापसी पर भी सरकार को घेरा। जो वादे सरकार ने किए थे कि काला धन वापस लाएंगे, 200 करोड़ नौजवानों को जो यंग इंडिया है उसको रोजगार देंगे। हमारी कई पार्टियां जंतर मंतर पर धरना दे रही हैं मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व। इस मामले को हमने रखा है 267 के नोटिस में कि आज की सारी कार्रवाई को और रेजोल्यूशन साथ में है, रोक के उस पर चर्चा कराई जाए। जबरन धर्मांतरण का मुद्दा तकरीबन एक हफ्ते से राज्यसभा में छाया हुआ है। विपक्षी दल प्रधानमंत्री के बयान पर अड़े हुए हैं और सरकार भी अपनी पुरानी शर्त से टस से मस होने को तैयार नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी चर्चा में आए, सुने हमको क्या कहना है और देश को आश्वस्त करें। पर दुर्भाग्य की बात यह है, चर्चा से विपक्ष नहीं भाग रहा, चर्चा से सरकार और माननीय प्रधानमंत्री भाग रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। और किसी अन्य विषय पे वो करना चाहें तो हमने कहा हम डिस्कशन के लिए तैयार हैं, अभी तुरंत शुरू कर दें डिस्कशन। संसद के मौजूदा सत्र का कल आखिरी दिन है और इसकी संभावना कम है कि मंगलवार को भी कोई महत्वपूर्ण बिल पारित हो सके। इसके साथ ही आर्थिक सुधारों के एजेंडे को आगे बढ़ाने की सरकार की कोशिश भी विफल होती नजर आ रही है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। शीतकालीन सत्र में महज एक बैठक बाकी और उम्मीद की जा रही है कि झुग्गी झोपड़ी से जुड़ा संशोधन विधेयक मंगलवार को पारित करा दिया जाएगा। इसके अलावा राज्यसभा में 2 बिलों को सिलेक्ट कमेटी में भेजने की सहमति बनती दिख रही है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर बाजार में पारदर्शिता और स्थायित्व लाने के लिए पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम अमेंडमेंट बिल और पुराने गैर जरूरी कानूनों को खत्म करने से जुड़ा निरसन और संशोधन विधेयक 2014 है। गौरतलब है कि इन दोनों बिलों को लोकसभा पहले ही पास कर चुकी है, लेकिन विपक्ष स्टैंडिंग कमेटी के मुहर के बिना इन्हें पारित किए जाने पर सवाल खड़े कर रहा था और इसीलिए राज्यसभा में विपक्ष की मांग के आधार पर इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजने का फैसला हो सकता है। तो सिर्फ एक बैठक बची है इस वक्त कहूँ मैं सदन की, और जिस तरीके का आर्थिक एजेंडा था उसमें कई सारे बिल हैं जो कि अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। क्या भविष्य होगा और जो इस वक्त गतिरोध चल रहा है, क्या वो आखिरी दिन खत्म होता नजर आएगा, समझने की कोशिश करेंगे। विनोद शर्मा जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स से। विनोद जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आखिरी दिन, एक दिन बच रहा है और ऐसे में क्या कोई उम्मीद दिख रही है, या फिर मैं कहूँ कि दोनों ही पक्ष, न तो सरकार ऐसा लग रहा है कुछ मनाने की कोशिश कर रही है और न विपक्ष कुछ थोड़ा सा भी नरम होता दिख रहा है। ये बात ठीक है आपकी, क्योंकि अगर कोई संभावना होती तो वो भी खत्म होती नजर आई। आज जो एक बड़ा समागम किया जंतर मंतर पे कुछ विपक्षी दलों ने, और वहाँ पर प्रधानमंत्री को स्वयं आड़े हाथों लिया। मुझे नहीं लगता कि कल का मंगल जो है मंगलमय होगा। जहाँ तक सरकार के लेजिस्लेटिव बिजनेस की बात है, ये गतिरोध जो है ये बना हुआ है और साफ है कि प्रधानमंत्री एक बार इस मुद्दे पर बोल चुके हैं
राज्यसभा में और अपनी पार्टी में, पार्लियामेंट्री पार्टी में भी 2 बार सावधान कर चुके हैं अपने पार्टी के साथियों को कि कुछ रेखाएं हैं जो लांघे नहीं, खासकर जब गांधी और गॉडसे की बात हुई या धर्म परिवर्तन की बात हुई। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे तत्व हैं जो शायद प्रधानमंत्री की बात नहीं सुन रहे हैं, और अगर प्रधानमंत्री दोबारा एक वक्तव्य देते हैं हाउस ऑफ एल्डर्स में और उसके बाद फिर से ऐसी कोई चर्चा होती है बाहर बाजार में, सड़कों पे, तो प्रधानमंत्री की अपनी छवि जो है वो धूमिल होगी। तो जहाँ तक उनकी राजनीतिक कारण जो तो मुझे साफ नजर आ रहे हैं, इसीलिए शायद जवाब देने में लेकिन इसलिए मैं समझता हूँ कि दोबारा सदन में नहीं आ रहे। वरना अगर चॉइस ये होती कि ये जो लेजिस्लेटिव बिजनेस है इसको पारित करना है और प्रधानमंत्री ने एक वक्तव्य देना है सदन में, तो चॉइस तो बड़ी आसान है, लेकिन इसका अगर आप परिप्रेक्ष्य देखेंगे तो आपको सही से समझ में आएगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये आने वाला मंगल जो कल का जो दिन है उसमें कोई बड़ा ब्रेकथ्रू होने वाला है। लेकिन ऐसे में 2 बड़ी चीजें हैं जी कि जिस तरीके से आर्थिक एजेंडे को लेकर सरकार उसे प्रमोट कर रही थी और इस सबसे पहले खासी चर्चा भी कर रही थी सरकार, उस एजेंडे को आगे ले जाने में एक बड़ा हर्डल आया, ये धक्का लग रहा है। कैसे सरकार आगे बढ़े, क्योंकि सरकार की क्या ज़रूरत कम थी कि उन बिलों को पास करा के विपक्ष को मनाने के बाद पास कराने की कोशिश होती, क्योंकि कुछ ऐसे बिल हैं जिन पर लोकसभा ने मोहर लगाई है लेकिन राज्यसभा में आकर अटक जाते हैं। देखिए बात सही है आपकी, और इससे फिर मैं वही बात दोहराता हूँ कि ये सरकार जो थी ये विकास के मुद्दे पे इतना बड़ा मैंडेट पाई है और इसको नौजवानों ने इलेक्ट किया, बहुत भारी स्तर पे इसके लिए वोट डाला, इसलिए कि नौजवान नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौजवान अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, उनकी कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं जो उनको रोज़गार के ज़रिए मिलेंगी। वो ये भी चाह रहे हैं कि इकोनॉमी ग्रो करेगी जिसके साथ उनका अपना जो अपना जीवन है वो भी अच्छा बेहतर बनेगा, जो कि अच्छे दिन का जो स्लोगन प्रधानमंत्री ने दिया था। तो ये सब अगर लेजिस्लेटिव बिजनेस पास हो जाता तो सरकार उस डायरेक्शन में कार्यरत नज़र आती। लेकिन चूंकि सरकार का जो इकोनॉमिक एजेंडा है उसी के परिवार के सोशल एजेंडा उसके आड़े आ रहा है, उसी के परिवार का सोशल एजेंडा जो है उसके आड़े आ रहा है। उस पर बहस हो सकती है सोशल एजेंडा पर, लेकिन उनका एक एजेंडा है और वो एक रियलिटी है, और उस रियलिटी से रूबरू आज के दिन सरकार है। और थोड़ी सी मुझे लगता है कि सख्ते में है, क्योंकि देखिए जो ईसा मसीह के जन्मदिन पे, क्रिसमस के दिन पे जो समागम संघ परिवार की कुछ इकाइयों ने जिनको अनाउंस किया है, वो कोई अच्छा मैसेज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत के बारे में नहीं देते, क्योंकि जितने भी लोग, जितनी भी कंपनियां हैं जो ट्रांसनेशनल कंपनियां हैं जिनका निवेश हमारे भारत में प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं, वो उन ममालिक से आती हैं जहां पर ईसाई धर्म जो है डोमिनेंट है। और भारत चूंकि एक अच्छी जमहूरियत है और चूंकि एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है, तो वो भारत की जो वो छवि थी वही प्रोत्साहन करती थी, और उसकी जो मार्केट है वो प्रोत्साहन करती थी कि वो लोग आगे यहाँ पर निवेश करें। लेकिन जहाँ पर समाज बटा होगा, जहाँ पर समाज में शांति नहीं होगी, एकता नहीं होगी, एकजुटता नहीं होगी, तो फिर वहाँ पर इकोनॉमी प्रॉस्पर नहीं कर सकती है। और ये बात संघ परिवार के शीर्ष नेतृत्व को समझनी चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं समझते हैं तो इस सरकार को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये उनको पता होना चाहिए। और अगर ये करते रहे तो ज्यादा नुकसान होगा सरकार को, इसकी छवि को नुकसान होगा, क्योंकि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन। बिल्कुल। और मैं इसी काकी सवाल के साथ कि जिस तरीके से 2 बिल हैं उनको सिलेक्ट कमेटी में भेजने की बात हो रही है, 3 महत्वपूर्ण बिल हैं जो कि आज और कल के लिए लिस्ट होने थे, जिन पर चर्चा होती थी और लोकसभा से वो पास हो चुके हैं। जब ये एजेंडा अधर में लटकेगा तो सरकार का जो विकास का पथ है और वो कहीं ना कहीं मैं कहूँ कि उसकी दिशा जो है बदलती नजर आएगी। इसको लेकर एक बार फिर से सरकार ज्यादा सवालों के घेरे में होगी। और जिस तरीके से विपक्ष कर रहा है, क्या लग रहा है कि इस वक्त दोनों ने पिछली पोजीशनिंग चेंज कर ली है, विपक्ष उसी रास्ते पर है जिस रास्ते पर कभी बीजेपी हुआ करती थी, और बीजेपी के लिए रास्ता वही मुश्किल हो रहा है। ये बात सही है कि विपक्ष कई तरह से उसी रास्ते पे है, लेकिन विपक्ष को एक साधन सरकार की ही जो सहयोगी इकाइयां हैं उन्होंने दिया है।
ये जो बड़े स्तर पर घर वापसी का शुरू हुआ, और आज तो किसी ने ट्वीट पे ये भी कहा कि मैं तो इसको सरकार का 3G बोलता था, कि गीता गॉड से घर वापसी, ये सब जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों के लिए वोट नहीं डाला है जनता ने सरकार को, मोदी साहब को या भारतीय जनता पार्टी को। जनता ने इनको वोट डाला विकास के लिए, अपना जीवन सुधारने के लिए, क्योंकि जो पिछली सरकार थी वो इस वादे पर खरी नहीं उतरी। और ये सरकार जो है, इसको इन वादों पे खरा उतरना पड़ेगा जो जीवन अच्छा बनाएंगे लोगों का, अच्छे दिन सच में लाएगा। ऑर्डिनेंस के जरिए आर्थिक एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, ऑर्डिनेंस के लिए अब ये सवाल एक और उठता है कि कुछ ऐसे बिल्स हैं जो कि लोकसभा ने पास कर दिए हैं और राज्यसभा में अटके हुए हैं। क्या ऐसे बिल्स पे ऑर्डिनेंस आ सकता है? इस पे मैं समझता हूँ एक लीगल ओपिनियन की जरूरत पड़ेगी, और अगर वो संभव होगा तो सरकार ज़रूर कोशिश करेगी, क्योंकि मैंने इसमें तहकीकात नहीं किए ज़ाती तौर पे, लेकिन मैं समझता हूँ कि अटॉर्नी जनरल से पूछना पड़ेगा उनको, और उसी के बाद इसकी संभावना पे बातचीत हो सकती है। संभावना क्या होगी और ये भी उसका इम्पैक्ट किस तरीके से होगा? हालांकि ये जो इंश्योरेंस का बिल है, ये बाराक ओबामा के भारत पहुंचने से पहले 26 जनवरी को चाहती थी ये सरकार की उसको पारित कर ले, लेकिन अगर ऑर्डिनेंस का जरिए भी नहीं पारित हो सकता, बन सकता ये बिल, इसको ऑपरेटिव बनाया जा सकता, तो थोड़ी सी मैं समझता हूँ, थोड़ी सी क्या, काफ़ी जो सरकार की छवि है उस पर प्रश्न चिन्ह लगेंगे। और ये मैं समझता हूँ कि बातचीत के जरिए इनको तय करना चाहिए। और जो बयान दिए जा रहे हैं संघ परिवार की तरफ से, खासकर जो संघ के संचालक हैं मोहन भगवत जी, उनका जो बयान था, मैं समझता हूँ कि उसका औचित्य शायद नहीं बनता था जब पार्लियामेंट सेशन में हो। मैं कहूँ विनोद जी चलते चलते कि बीजेपी के सहयोगी संगठनों के बयानों ने सरकार के आर्थिक एजेंडे को रोक दिया है और रास्ते को दूरअब बना दिया है, ये कहा जा सकता है। उनकी सोशल पॉलिसीज ने। बहुत शुक्रिया सर इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आपका। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जबरन धर्मांतरण का मुद्दा राज्यसभा के साथ साथ आज लोकसभा में ही जोर शोर से उठा। विपक्ष ने इस मामले पर प्रधानमंत्री से जवाब की मांग की, लेकिन केंद्र सरकार ने विपक्ष के आरोपों को गलत बताया। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने लोकसभा में कहा कि जबरन धर्मांतरण रोकना राज्यों की जिम्मेदारी है। जबरन धर्मांतरण के मामले पर कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने लोकसभा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब की मांग की। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस मामले में दुनिया में गलत संदेश जा रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री खुद सफाई दें। देश विदेश में ये गलत प्रचार हो रहा है, इसको थामने के लिए, रोकने के लिए हम सब एक हैं, लेकिन आप अगर बढ़ावा दिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर तुम बाहर करते जाओ, हम ऐसा बोलते जाते, ये ऐसा हो रहा है। मैं मारे जैसा करूंगा, आप रोए जैसा करो, ये नीति चल रही है। हालांकि सरकार ने कहा कि जबरन धर्मांतरण के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराना गलत है। वेंकैया नायडू ने कहा कि कानून व्यवस्था राज्यों का विषय है। पार्टी also has nothing to do with these programs. Individuals are taking the programs. If somebody violates the law, either in Uttar Pradesh or Gujarat or Kerala or Andhra Pradesh or any state, or Karnataka, any state, the law is very clear. It will take its own course. इससे पहले सुबह प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस, टीएमसी, लेफ्ट, समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्षी सदस्यों ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से बयान देने की मांग की। शून्यकाल में भी ये मुद्दा उठा और अवरोध की वजह से कार्यवाही स्थगित भी करनी पड़ी। Indicate the purposeful movement of the Sangh Parivar organizing this type of massive conversions, forcible conversions. राज्यसभा में इस मामले पर अवरोध कायम है, लेकिन मौजूदा शीतकालीन सत्र में लोकसभा में ये पहला मौका है जब दिन में कार्यवाही 4 बार स्थगित हुई। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। संसद के बाहर भी तमाम विपक्षी दलों ने जबरन धर्मांतरण और कालेधन से लेकर तमाम मुद्दों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी और उसके परिवार ने जहां कालेधन को लेकर प्रदर्शन किया, वहीं टीएमसी ने शारदा चिटफंड मामले में सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर सरकार पर हमला बोला।
फिनांस मिनिस्टर अपने को रिफॉर्म्स एजेंडा परसू नहीं कर सकता और वो झूठा आरोप विरोधी दल के ऊपर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये लोग ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट है। ये तो झूठा आरोप है। 3 में से किसी वादे को आज तक इन्होंने पूरा करना तो दूर, उस दिशा में कोई कदम उठाने का प्रयास नहीं किया। राज्यसभा ने आज प्रस्ताव पारित कर 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी को जमानत देने की निंदा की। प्रस्ताव में पाकिस्तान से सुनिश्चित करने को कहा गया कि किसी भी आतंकवादी वारदात का दोषी छूटने न पाए। पिछले हफ्ते पेशावर में आर्मी स्कूल पर हमले के 2 दिन बाद लखवी को जमानत मिलने का भारत समेत पूरी दुनिया में भारी विरोध हुआ था। Honorable members, there is a resolution. राज्यसभा की कार्यवाही की शुरुआत में सबसे पहले सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव में पाकिस्तान सरकार से कहा गया कि वो ज़कीउर रहमान लखवी को जेल में रखने के लिए हर जरूरी कोशिश करें। सदन ने लखवी को सजा मिलने में हो रही देरी पर भी गंभीर चिंता जताई। Calls upon the government of Pakistan to proceed strongly with its declared intention to appeal against the bail judgment and ensure that no perpetrator of any terrorist activity be allowed to go unpunished, and the infrastructure of terrorism in that country shall be dismantled immediately. प्रस्ताव में कहा गया कि भारत की जनता 26/11 मुंबई हमले के दोषियों को सख्त सजा के पक्ष में है। सदन ने सरकार से इस दिशा में सभी जरूरी कदम उठाने को भी कहा। The government of India to take appropriate steps in its power, including through its relations with other countries, to persuade Pakistan to bring this matter to a logical conclusion. शुक्रवार को लोकसभा ने भी ऐसा ही प्रस्ताव पारित किया था। पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधक अदालत ने लखवी को गुरुवार को जमानत दे दी थी, लेकिन भारत के कड़े विरोध के बाद पाकिस्तान सरकार ने उसे 3 महीने जेल में रखने का फैसला किया है। जमानत को ऊपरी अदालत में चुनौती देने का भी ऐलान हुआ है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी को जमानत मिलने के 5 दिन बाद भी पाकिस्तान सरकार हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दे पाई है। सरकारी वकील चौधरी एजाज अजहर ने बताया कि लखवी को जमानत देने वाले आतंकवाद निरोधक अदालत के फैसले की प्रति अब तक उन्हें नहीं मिल सकी है। वकील का कहना है कि आदेश की प्रति मिलने के बाद ही अपील दायर की जा सकती है। उधर लखवी के वकील ने न्यायिक आयोग के रिकॉर्ड को सबूत का हिस्सा मानने के कोर्ट के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। आयोग ने भारत का दौरा कर मुंबई हमले के खिलाफ अहम सबूत जमा किए थे। और अब बात चुनाव की। जम्मू कश्मीर की 87 और झारखंड की 81 सीटों पर 5 चरणों में हुए रिकॉर्ड मतदान के बाद अब सबकी निगाहें चुनाव नतीजों पर लगी हैं। मतों की गिनती कल यानी मंगलवार 23 दिसंबर को होगी। जम्मू कश्मीर में बीते 1987 के बाद पहली बार करीब 65% वोटिंग हुई है, तो वहीं झारखंड में अब तक का सबसे ज्यादा 66% मतदान रिकॉर्ड किया गया। और रुक करेंगे अपने संवाददाता श्याम सुंदर के पास, जो कि रांची से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्याम, किस तरीके से तैयारियां मतगणना को लेकर हो रही हैं, और वहां मैं कहूं कि पार्टी जो मुख्यालय है खास तौर पर, और जो नए और पुराने गठबंधन थे, किस तरह की उम्मीद लगाए बैठे हैं? देखिए, जहां तक मतगणना के इंतजामों का सवाल है, पूरे इंतजाम हैं। हर जिला मुख्यालय पर मजबूत सुरक्षा तैनात की गई है और सुबह से ही 8 बजे पहले बैलेट जो पोस्टल बैलेट होते हैं उनकी गिनती शुरू होगी और उसके बाद फिर ईवीएम मशीन्स खोली जाएंगी। और जहां तक अगर राजनीतिक पार्टियों का किस तरह का माहौल है, वो अगर उसकी बात करूं तो बीजेपी सबसे ज्यादा उत्साह में नजर आती है। और इस चुनाव में आपने कहा गठबंधनों की बात, तो बीजेपी का गठबंधन जो है उसको देखना सबसे अहम होगा। ये बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को सामने रखकर यह चुनाव लड़ा है। रांची में आज भी आप होर्डिंग देख सकते हैं कि मोदी की सरकार, दिल्ली में भी और झारखंड में भी। लेकिन उसके अलावा सामाजिक समीकरणों को देखते हुए जिस तरह का प्रयोग बीजेपी ने महाराष्ट्र में किया था या लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश और बिहार में किया था, वैसा ही प्रयोग जो है वो झारखंड में भी किया है। आजसू और लोजपा दो जो पार्टी हैं उनके साथ उन्होंने गठबंधन किया है और एक वक्त में शिबू सोरेन के 2 बड़े आदिवासी नेता स्टीफन मरांडी और हेमलाल मुर्मू वो बीजेपी के साथ इस बार
परिवार हैं, संथाल परगना जो है वो जेएमएम का गढ़ माना जाता है। तो ये देखना होगा कि ये जो दो बड़े आदिवासी नेता हैं और सुदेश महतो की जो आजसू है उसके साथ जो गठबंधन किया है उसको लेके कुल मिलाकर और किस हद तक मोदी जो हैं वो चुनाव प्रचार को खींच पाए हैं। लेकिन जिसको आप सामाजिक समीकरण कहते हैं या जातीय समीकरण कह लें, जो भी आप कहें, लेकिन बीजेपी ने जमीन पर बहुत कैलकुलेटिव तरीके से एक गठबंधन बनाने की कोशिश की है और वो पिछले चुनावों में भी हमने देखा है कि काफी कामयाबी उसमें मिली है बीजेपी। जी श्याम, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए, और कल सुबह जब मतगणना शुरू होगी तब आपके पास फिर लौटेंगे ताजा अपडेट्स के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमसे जुड़ने के लिए और रांची से हमें अपडेट्स देने के लिए। और रुक करेंगे जम्मू का, जहां पर अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त ऑनलाइन पर। अखिलेश जी, जम्मू जिस तरीके से कहा जा रहा था उम्मीद से बेहतर मतदान, लेकिन उम्मीद से ज्यादा अच्छे नतीजों की आस में तमाम पार्टियां हैं, किस तरीके के कॉम्बिनेशन आपको दिख रहे हैं फिलहाल वहां पर? शुरुआती अभी मैं कहूं कुछ घंटे बचे हैं मतगणना शुरू होने में, लेकिन दावों की जो अगर बात की जाए, क्या है इस वक्त वहां? देखिए, यहाँ पे कभी दो तरह के बात सुनने में आ रही है। एक तो यह कि यहाँ बीजेपी का पिछली बार 11 सीटें थी, 37 सीटें हैं पूरे जम्मू रीजन में, और इस बार कहा जा रहा है कि बीजेपी के मुकाबले यहाँ मुख्य तौर पे कांग्रेस है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी थोड़ी बहुत पकड़ है और बीजेपी भी कुछ सीटें ले जा रही है, लेकिन मुख्य मुकाबला इस बार कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। यहाँ नरेंद्र मोदी के आने के बाद बीजेपी की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। हालांकि सोनिया गांधी ने भी यहाँ चुनाव रैली की थी, लेकिन लोगों का कहना है कि इस बार कांग्रेस की स्थिति पिछली बार की तरह बेहतर नहीं है। इस बार बीजेपी को ज्यादा लग रहा है कि ज्यादा फायदे होने की उम्मीद है जम्मू रीजन से। चलिए अखिलेश जी, शुक्रिया आपका, कल सुबह फिर आपसे अपडेट्स के लिए लौटेंगे आपके पास। फिलहाल शुक्रिया। और आपको बता दें कि राज्यसभा टीवी पर आप चुनाव नतीजों को लेकर हमारी विशेष कवरेज कल सुबह 7 बजे से देख सकते हैं, जो लगातार दिन भर जारी रहेगी। श्रीनगर, जम्मू और रांची से हमारे संवाददाता हमको अपडेट्स देंगे और विशेष मेहमानों के साथ हम उसका विश्लेषण करेंगे। और बढ़ते हैं आगे खबर की तरफ। केंद्र की एनडीए सरकार के खिलाफ संसद से लेकर सड़क तक आज समाजवादी पार्टियों ने एकजुटता दिखाई और अपनी ताकत का मुजाहरा भी किया। जनता दल से टूटकर बनी 6 पार्टियों ने आज दिल्ली में एक महाधरना दिया। एक मंच पर मौजूद तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं ने काले धन से लेकर धर्मांतरण तक सरकार पर वादाखिलाफी के आरोप लगाए। एनसीपी के तारिक अनवर और डीपी त्रिपाठी ने भी इन नेताओं के साथ मंच साझा किया, तो तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी ने समर्थन की चिट्ठी भेजी। कड़ाके की ठंड के बावजूद दिल्ली के जंतर मंतर पर समाजवादी पार्टियों के महाधरने ने देश की राजनीति को गरमाने की भरपूर कोशिश की। समाजवादी पार्टी, जेडीयू और आरजेडी समेत 6 दलों के नेताओं ने केंद्र पर हर वादे से मुकरने का आरोप लगाया और निशाने पर रहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या कहा था? नौजवानों सबको रोजगार और नौकरी देंगे और गरीबों को सबको 15-15 लाख रुपया घर में भेजेंगे, खाता खोल लेंगे। लोगों ने खाता खोल लिया, किसी के खाता में पहुंचा 15 लाख क्या? जेडीयू नेता नीतीश कुमार और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने भी काले धन को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। नीतीश ने बाकायदे काले धन पर प्रधानमंत्री के पुराने भाषण का ऑडियो भी सुनाया। लालू प्रसाद ने अपने चिरपरिचित अंदाज में कहा कि हमने अपने गिले शिकवे भुलाकर एक साथ आने का फैसला किया है। कह रहे हैं कि पता ही नहीं है, न हमको पता, न आपको पता, न मेरी सरकार को पता, न पिछली सरकार को पता। अगर पता ही नहीं था तो चुनाव में कहा क्यों? बोलता था लालू जी में लड़ाई, मुलायम सिंह में, नीतीश में लड़ाई, कोई लड़ाई नहीं है। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, आज हम आए हैं मिलके, लिखेंगे नई कहानी और सफाई करेंगे हाथ। लेकिन सरकार जनता दल की एकजुटता को ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहती। सरकार का कहना है कि पहले जनता परिवार अपनी नीतियां तय करे। डिफीट के डिप्रेशन में और हार की हताशा में जिस तरह का ये जनता परिवार इकट्ठा हो रहा है और इकट्ठा होने से पहले वो टूटने के कगार पे खड़ा हुआ है। वो दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा। तो इसलिए जो है वो पहले नीतियां वो तय कर लें, सैद्धांतिक प्रतिबद्धता तय कर लें, किस मुद्दे पर वो इकट्ठा होना चाहते हैं, किस मुद्दे पर वो लड़ना चाहते हैं, उसमें खुद में कंफ्यूजन है। मुलायम सिंह यादव के घर पर पिछले कुछ महीनों में 2 बार जनता परिवार से निकली पार्टियां बैठक कर चुकी हैं। पिछली बैठक में इन दलों ने मुलायम सिंह यादव को अपना नेता चुना था और उन्हें विलय की रूपरेखा तय करने की जिम्मेदारी भी दी थी। दरअसल लोकसभा चुनाव में मुंह की खाने के बाद ये दल अब एकजुट होकर बीजेपी से मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी।
श्रीलंका में 8 जनवरी को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के सिलसिले में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मौजूदा राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनावी रण में हैं, लेकिन मुस्लिम और तमिल अल्पसंख्यक राजनीतिक दलों ने किसी उम्मीदवार को समर्थन पर अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। श्रीलंका में महिंदा राजपक्षे के लिए तीसरी बार राष्ट्रपति चुने जाने की राह अभी आसान नहीं हुई है। सत्तारूढ़ यूनाइटेड पीपुल्स फ्रीडम अलायंस के उम्मीदवार महिंदा राजपक्षे का मुकाबला विपक्ष के उम्मीदवार मैत्रीपाल श्रीसेन से है। महिंदा राजपक्षे के लिए श्रीलंका मुस्लिम कांग्रेस और तमिल नेशनल अलायंस का समर्थन जुटाना अहम है, क्योंकि श्रीलंका में 8% मुस्लिम आबादी है और तमिल अल्पसंख्यकों के दल तमिल नेशनल अलायंस की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति चुनाव के बारे में इन दोनों दलों ने अभी तक अपनी स्थिति साफ नहीं की है। तमिल नेशनल अलायंस ने 2005 के राष्ट्रपति चुनाव का बहिष्कार किया था, जिसकी वजह से रानिल विक्रमसिंघे बहुत कम मतों से हार गए थे और राजपक्षे की जीत हुई थी। यूनाइटेड नेशनल पार्टी के उम्मीदवार मैत्रीपाल श्रीसेन ने हाल में राजपक्षे का साथ छोड़कर उन्हीं के खिलाफ राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। राजपक्षे ने पिछले दिनों स्थानीय चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद 2 साल पहले ही राष्ट्रपति चुनाव कराने का ऐलान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के सफर में इतना ही। नमस्कार।